युवाओं में नशा अत्यधिक बढ़ रहा है। अब किसी ने कहा कि पेरेंट्स को ज्यादा व्यवहारिक शिक्षा की जरूरत है। आज आपके बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, आप उनको गाड़ी चलाने की तमीज सिखाइए, अनुशासन सिखाइए, हेलमेट पहनना सिखाइए, कारों में सीट बेल्ट लगाना सिखाइए, तो और बताइए कि इतनी स्पीड से ज्यादा आपको नहीं चलानी है, ट्रैफिक रूल्स देख के चलाना है, तो एक्सीडेंट ही नहीं होंगे, तो आपको जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी। आयुष्मान कार्ड को महत्व नहीं देते हैं। अगर ऐसा होता तो आज जाके सारे प्राइवेट अस्पतालों में चेक कीजिए, 25 से 30% मरीज आयुष्मान कार्ड के भर्ती हैं। मरीजों से बात की, उनको समझाया जाए तो उनका विश्वास उन पर ज्यादा होता है, मरीज पर हम पर। तो विश्वास को कायम करना बहुत जरूरी है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। और ये बहुत बच्चा इतना प्रेशर भी होता है। हमारे बीच में डॉक्टर मौजूद है, शायद उन्हें पता होगा, तो तालियां बजाना एक बहुत अच्छा है। थैंक यू मानसी जी। अब मैं चर्चा की अगली कड़ी में डॉक्टर दीपक वर्मा जी को आमंत्रित करूंगी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। डॉक्टर दीपक वर्मा जी, उनके स्वागत के लिए मैं मनीष सोनी जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और उनका स्वागत करें। अब मैं मयंक चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो चर्चा की शुरुआत करें। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब के बारे में बता दें कि डॉक्टर साहब जो है स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और एक अच्छे डॉक्टर होने के अलावा प्रबंधन की समस्याएं, सरकार से होने के द्वारा बनने वाली नीतियों और इन सब में उनका अच्छा दखल है। वो जानकारी भी रखते हैं और लोगों को, अपने पेशेंट को जानकारी देते भी हैं। तो हमको लगता है कि डॉक्टर साहब से चर्चा के दौरान हमको वो बातें पता चल पाएंगी कि सरकार को नीतियों में ऐसा क्या करना चाहिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक आमूल परिवर्तन दिखाई दे। तो डॉक्टर साहब से हमारा पहला सवाल ये कि मौजूदा समय में स्वास्थ्य को लेकर की चुनौतियां क्या क्या है। मौजूदा समय में सबसे बड़ी समस्या जो स्वास्थ्य को लेकर है, जैसे जैसे साइंस तकनीकी रूप से उन्नत होते जा रहा है, इलाज की नई नई विधियां आ रही हैं, नई तरह की दवाइयां आ रही हैं, उसको लेकर जो इलाज में आने वाले खर्चे हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं और व्यक्ति की, आम आदमी की, व्यक्ति की जो आमदनी है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है कि खर्चों को मीट कर पाए और अच्छा इलाज सबका अधिकार होता है। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आर्थिक समस्या को हल करना है जो इलाज में आने वाली है, जो मैं समझता हूँ। उसके बाद जो मानसी मैडम ने बताया कि प्रिवेंशन बहुत जरूरत है कि बीमारियों से बचने के रास्ते पर, क्योंकि जिस तरह से लाइफस्टाइल हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पैदल चलना छोड़कर गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, और जो मॉडर्न डिजीजेस बोलते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से वो जिस तरह से बढ़ रही है, तो उसकी प्रिवेंशन को लेकर, उसके बचाव को लेकर जो जीवन शैली तकनीक में परिवर्तन की जरूरत है, उस पर मैं समझता हूँ कि बहुत काम करने की जरूरत है, अवेयरनेस, जागरूकता आने के लिए। सरकार, मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे मरीजों के ऊपर पड़ने वाले या मरीजों के परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। जैसे आयुष्मान योजना हो गया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी विशेष सहायता योजना भी उन्होंने 20 लाख से बढ़ाकर के 25 लाख किया है। तो ऐसी योजनाएं क्या बहुत कारगर हो पाएंगी या ये कम पड़ रही है? क्योंकि कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पहले इस देश में कोई भी स्वास्थ्य योजना आम जनता के लिए नहीं थी। धीरे धीरे हम विदेशों से प्रभावित होकर, जो वहाँ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, स्वास्थ्य स्कीम चलती है, उससे प्रभावित होकर हम इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार लेकर आ रही है। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मरीजों को इससे बहुत सुविधाएं मिली हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जाने की हिम्मत कर पा रहे हैं मरीज अपने स्वास्थ्य के लिए। लेकिन व्यवहारिक तौर पर अभी इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। इस पर समझने की जरूरत है कि किस इलाज में कितना खर्च व्यवहारिक तौर पर आता है और किस तरह के अस्पताल में कितना खर्च आता है, किस शहर में कितना खर्च आता है। क्योंकि एक इलाज का खर्चा जो राजनांदगांव में है, उसी इलाज का खर्चा शायद दिल्ली में बहुत ज्यादा होगा। तो उसको समझते हुए उस पर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है
और बहुत सी राज्य सरकारें जो हैं इस पर काम कर रही हैं और बहुत अच्छे उन्होंने योजनाएं दी हैं। आपके पड़ोस में उड़ीसा राज्य है जहाँ पे बीजू आयुष्मान योजना चलती है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पैकेजेस को बेहतर किए गए हैं। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले योजना चलती है, आंध्रा में राजीव गांधी स्वास्थ्य योजना चलती है, जिसमें कि बनिस्बत काफी बेहतर काम किया गया है। तो ऐसे काम करने की जरूरत है राज्य सरकार को, और जरूरत है कि जीडीपी के एक बड़े हिस्से को स्वास्थ्य बीमा योजना में लगाया जाए ताकि बेहतर स्वास्थ्य योजनाएं मरीजों को दी जा सके। अच्छा, सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए या नीतियों में क्या बदलाव करना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवा लोगों के लिए और ज्यादा आसानी से मिल सके? क्योंकि एक अभी बहुत मांग चल रही है कि जैसे IAS होता है, IPS होता है, IFS होता है, उसी तरह से IMS की जरूरत है। इंडियन मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को मेडिकल फील्ड के जानकार आदमी के द्वारा चलाया जाए, उसके द्वारा सर्वे कराया जाए, वो जाकर लोगों के बीच में बैठे और ताकि उनकी बातों को समझ सकता है, डॉक्टर्स की अस्पताल की समस्याओं को समझ, और फिर नीतियां निर्धारण वो करें, न कि आर्ट्स में पार्ट व्यक्ति कलेक्टर बन गया है, कॉमर्स का पार्ट व्यक्ति IAS बन गया है और वो बैठकर तय करता है कि डेंगू का इलाज कहाँ कैसे होना चाहिए। तो उसमें इतनी दिक्कतें आ जाती है कि इसका व्याख्यान करना मुश्किल हो जाता है। तो निश्चित तौर पर चिकित्सा क्षेत्र में पढ़े लिखे व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाए, प्रशासन में, और चिकित्सा प्रशासन को उसके हाथों में दिया जाए तो बेहतर इसमें काम हो सकेगा। एक अभी इन दिनों एक बड़ी समस्या सामने आ रही है कि मरीज और डॉक्टर के बीच में भरोसे की जो खाई है वो लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। भरोसे की खाई बढ़ने का कारण यह है कि चिकित्सा क्षेत्रों में निजीकरण बहुत ज्यादा हुआ है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ, और निजीकरण होने के साथ स्वास्थ्य में होने वाले खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। और एक मरीज जब अपनी बीमारी पर खर्च करता है तो उम्मीद करता है कि मुझे इसका परिणाम मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जितना गंभीर मरीज होगा, जितनी गंभीर बीमारी होगी, उसमें खर्चा उतना ज्यादा आएगा और उसके परिणाम बनिस्बत कम मिलेंगे। तो मरीज को ऐसा लगता है कि मुझसे इतना ज्यादा खर्चा करवा दिया गया और मुझे परिणाम नहीं मिला, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी बचत सारी राशि चली गई। तो उसकी वजह से अविश्वास पैदा हो रहा है। दूसरा कारण है संवाद की कमी। जो चिकित्सा क्षेत्र की कमी है कि वो जनता से जब उनके पास इलाज तब प्रॉपर संवाद से बोलते हैं कि मरीजों को समझाया जाए कि क्या बीमारी है, कितना खर्च उतना आगे मत फैलो ना, प्रेम बना रहे हो, कोई समय लग सकता है। और इसमें नहीं है। यदि आप सक्षम है कहीं और जाकर इलाज कराने में, या आप जिस जगह में सक्षम नहीं तो बेहतर सरकारी संस्थानों में जाने में, ये समझाने में आमतौर पर असफल रह जाते हैं। और इसकी वजह से जो गैर कम्युनिकेशन गैप जिसे हम कहते हैं, समानहीनता जो आती है, उसकी वजह से विश्वास टूटता है और बहुत ज्यादा अविश्वास का माहौल है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि समाज के लोगों से ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, समाज के प्रतिनिधियों से जुड़े और उनके माध्यम से मरीजों से बात की जाए, उनको समझाया जाए, तो उनका विश्वास उन पर ज्यादा होता है, मरीज पर हम पर। तो विश्वास को कायम करना बहुत जरूरी है। अब दो सवाल ऐसे हैं जो हमको लगता है सारे लोगों उसके बारे में जानना चाहते होंगे कि हम कोई मरीज ये कैसे पता करें कि वो जिस डॉक्टर के पास जा रहा है वो ठीक है? बहुत मुश्किल है ये पता करना जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। मेरे ख्याल से आपके शहर में आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपको निश्चित तौर पर जिन लोगों ने उनसे इलाज लिया हुआ है उनसे आपको जानकारी लेनी चाहिए कि डॉक्टर किस तरह के हैं, किस तरह का इलाज करते हैं। तो आप एक विश्वास के साथ जा सकते हैं डॉक्टर के पास। और कोई माध्यम, कोई क्राइटेरिया, गूगल देखिए, गूगल की रेटिंग देखिए, मीडिया के एडवर्टीजमेंट देखिए, आप उस पर यकीन करना ठीक नहीं होता। अच्छा, एक सवाल और है जो आम जनता के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है कि लोग ऐसा क्या करें कि उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। मैंने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। आज आपके बच्चे गाड़ी चला रहे हैं,
आप उनको गाड़ी चलाने की तमीज सिखाइए, अनुशासन सिखाइए, होगा तब आइए। हेलमेट पहनना सिखाइए, कारों में सीट बेल्ट लगाना सिखाइए, तो और बताइए कि इतनी स्पीड से ज्यादा आपको नहीं चलानी है, ट्रैफिक रूल्स देख के चलाना है, तो एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, तो आपको जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी। मानसी मैडम ने बताया कि युवाओं में नशा अत्यधिक बढ़ रहा है। आप किसी ने कहा कि पेरेंट्स को ज्यादा व्यवहारिक शिक्षा की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। आप अपने बच्चों को सिखाइए कि ये चीज ठीक नहीं है, इससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा। तो आज आप देखिए यंग पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अल्कोहलिक लीवर डिजीज यानी कि शराब की वजह से लीवर खराब होने से जूझ रहा है। तो क्यों जूझ रहा है वो? क्योंकि उनको उस बात के बारे में शुरू में जानकारी दी नहीं गई और वो उन्होंने अपना जीवन खराब कर लिया। इसी प्रकार जो अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जिसमें हमको व्यायाम करना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, खान पान में हमको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, बहुत सी बीमारियों पर ऐसे काबू कर सकते हैं, निश्चित तौर पर कर सकते हैं। पब्लिक का कोई जो सवाल करना चाहिए? ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जी हैं हमारे प्रभुनाथ मिश्रा जी। आज से 50 साल पहले जब मैं बचपन में था, आम भारतीय परिवार में शिक्षा और चिकित्सा के लिए कोई अलग से बजट नहीं बनाना पड़ता था। आज आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि कमाई का ज्यादा हिस्सा शिक्षा और चिकित्सा में व्यय हो रहा है, क्योंकि इसका व्यवसायीकरण हो गया। ये जो प्रवृत्ति है, समाज का प्रभाव, समाज की भागीदारी हर क्षेत्र में घटी है। राजनीति में हर जगह प्रशासन ने, शासन ने लोकतंत्र के नाम पर लोक को तो मार दिया है। यह लोकतंत्र तंत्र लोक बन गया है, और इसलिए पहले आप हवा को प्रदूषित करेंगे, पानी को प्रदूषित करेंगे, गांव गांव के अखाड़े और कबड्डी खेलने की जगह समाप्त हो जाएगी। आप ऐसा क्लब बनाएंगे जहां जाके बच्चा बोझ उठावे, हार्ट अटैक का शिकार हो। तो हमें जो नीतियों में परिवर्तन करना है, समाज को जो ताकत देनी है, इस संबंध में आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर चिकित्सा के लिए नियम बनाना है, चिकित्सा के जानकार हो उनको तो सामने रखिए। जो जहाँ जानकार नहीं वहां छेद कर रहा है, वहां दबाव प्रभाव बना रहा है। इससे मुक्ति पाने के लिए हम स्वच्छ वातावरण दें, स्वच्छ पानी दें, जो प्रकृति का रक्त है, भगवान द्वारा दी गई, ईश्वर द्वारा दी गई चीज को हम प्रदूषित कर दे रहे हैं, और फिर व्यावसायिक तरीके से प्रेरित कर रहे हैं, यहाँ जाइए, वहां जाइए, एक प्राकृतिक उसमें जाइए और ये वाला पानी पीजिए, वो वाला पानी पीजिए। ये जो समस्या आकर खड़ी हुई है, शिक्षा और चिकित्सा का, आज पहले कारखाने को उद्योगपति होते थे, आज शिक्षा को उद्योगपति हो गए, चिकित्सा को उद्योगपति हो गए। जब ये उद्योग बन जाएगा तो समाज को हम कहाँ से जोड़ पाएंगे, समाज को हम क्या देंगे? प्रगति परत जो प्रगति फोटो जो हमको दिया है वो भी हमसे छीना जा रहा है, तो उससे बचाव के लिए क्या रास्ता होना चाहिए, इस पर आप जैसे प्रतिनिधियों को विचार करना होगा। और आप, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आप लोग के दिशा में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है सर, जैसे आपने डॉक्टरों का पक्ष रखा, डॉक्टरों का विषय बताया, मरीजों का पक्ष भी रखने वाला कोई हो, मैं आशा करता हूँ आप ही से इस प्रश्न का उत्तर। जैसे एक गर्भवती महिला है, वो 9 महीने पहले दिन से ही किसी डॉक्टर को दिखाती है, प्रसूति रोग विशेषज्ञ को दिखाती है, मगर एन डिलीवरी के वक्त वो जो डॉक्टर है वो चली जाती है, जिसके बिहाफ में पीडियाट्रिशियन द्वारा डिलीवरी कराने से बच्चे की मौत हो जाती है, माँ का जो है। इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला बनता है, लेकिन इसे प्रूफ करना इतना कठिन है जो मरीज के लिए बिल्कुल, जैसे डॉक्टर मयंक के भाई साहब ने कहा, कैसे पहचाने कोई अच्छा डॉक्टर है। तो जब डॉक्टर पर भरोसा करके जब मरीज जाता है, ऐसे भी कुछ लोग हैं आपके पेशे में जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं जो हम दिन प्रतिदिन देखते हैं, तो मानवता कहीं ना कहीं इसमें शर्मसार मुझे लगती है। क्यों बेचारा उतना जानकारी उसके पास है नहीं, क्यों प्रूव कर पाए। तो कहीं आपको ऐसा महसूस होता है क्या कि आपके पेशे में जो ऐसे लोग आ गए हैं जिन पर लोग विश्वास करके जाते हैं और उनके साथ इतना गलत हो जाता है कि वो जीवन पर मां ही नहीं बन पाएगी, इतना बड़ा बैंक उनको लेना। इसके लिए आपके कुछ ऐसे और बहुत सारे मामले, आप क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? क्योंकि मरीज का पक्ष भी चिकित्सक को रखना होगा, क्योंकि मरीज उतना जो है विवेकशील नहीं होता, वो तो बस एक समस्या में होता है, वो समाधान के लिए जाता है। आपसे मैं इस पर मार्गदर्शन चाहूंगा। मैं आपकी बात से निश्चित तौर पर सहमत हूँ। इस देश में, इस समाज में, हर क्षेत्र में हर तरह के लोग हैं। कोई भी क्षेत्र खुद का धोला नहीं है और किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह ईमानदार लोग नहीं, ये आपकी जांच में देख सकते थे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैक शिप कहलाते हैं, जो कि
नाम खराब करते हैं और एक मछली पूरे तालाब को बदला करती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप कभी भी अपने दोस्त या रिश्तेदार जिन्होंने इलाज कराया हुआ है उनकी मदद जरूर लें, आप उनसे जरूर समझें कि आप लोगों ने कराया होगा तो कहाँ हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत है कि गर्भवती महिला की डिलीवरी गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ के अलावा कोई और भी कराए। यदि इमरजेंसी आ जाती है, कुछ आ रहा नहीं तो अलग बात है, इतने स्त्री रोग विशेषज्ञ आज की डेट में उपलब्ध हैं, अच्छे अस्पताल उपलब्ध हैं, तो निश्चित तौर पर आपको पढ़े लिखे डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए और वो डॉक्टर कैसा है इसके बारे में आपको जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। ये विषय राजनांदगांव का है सर। लास्ट ईयर नवंबर में कुमुद में हॉस्पिटल में ये हुआ था। आज तक प्रसूता भटक रही है, संतान की स्थिति में वो भटक रही है, उसका यूट्रस नहीं है और वो प्रूफ नहीं कर पा रही है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, जो कि पहले दिन की पर्ची से लेकर आखिरी पर्ची तक उसके पास है। रामकृष्ण रेफर करने के बाद यूट्रस, तो ऐसे कई और विषय, तो ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहती है। इसी एक पर्टिकुलर केस के बारे में जिसके बारे मैं में पूरी समाज की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में मुझे जानकारी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने अपना मत साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र का नाम खराब कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने की हम उसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज जो जहन में आती है, जो अक्सर परेशान करती है सबको, मानसी जी भी यहाँ बैठी हैं, जैसे एक डॉक्टर से सारे टेस्ट करवा लिए, फिर जब हम दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो उस टेस्ट को पूरा डिनाइन कर देते हैं और कहते हैं कि आप टेस्ट को फिर से करवा के लाइए। इवन एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट जाते हैं, हम यहाँ रजौरी महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, अगर वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप सारे टेस्ट, ये टेस्ट मान्य नहीं होंगे, छत्तीसगढ़ में कोई टेस्ट वाले। तो सर एक बात बताइए कि एक मरीज जो खुद की बीमारी से इतना परेशान है, ऑलरेडी आर्थिक रूप से सफर कर रहा है, फिर वो बार बार टेस्ट ही कराता रहेगा तो इलाज किस पैसे से करेगा वो? सर ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है। दो तरह की स्थितियां होती हैं, दो तरह की स्थितियां होती हैं जहाँ पे टेस्ट रिपीट करने कहे जाते हैं, या तीन तरह की कह सकते हैं। एक, जब डॉक्टर ये देखता है कि आपने किसी ऐसे लैब से कराया जिसका किसी ने नाम ही नहीं सुना, वो फलाने मोहल्ले के गली में एक छोटा सा पान ठेला जैसा कलेक्शन सेंटर उसने खोल के रखा हुआ है और उसने वहां से टेस्ट करा लिया है, जानकारी का अभाव में करा लेता है मरीज, जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट का नाम भी शायद लिखा नहीं होता, एक सिग्नेचर सा चिड़िया सी बैठी होती है और आप नहीं जानते कि टेस्ट किस जगह का है, तो डॉक्टर उस टेस्ट पर रिलाय करके ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। ये पहली सिचुएशन है। उस सिचुएशन में कहा जाता है कि आप टेस्ट फिर से करा लीजिए। दूसरा ये होता है, आप डॉक्टर हैं, आप सेवा करते हैं कि आप पैसा कमाना चाहते हैं? पहले इसका जवाब चाहूंगा। मैं सेवा करके पैसा कमाना चाहता हूँ। ठीक है, जब आपके पास, लेकिन मैं गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना चाहता। बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, जब आपके पास आयुष्मान कार्ड का बंदा जाता है तो आप उसको महत्व नहीं देते, क्यों? आप एक जनरलाइज सवाल पूछ रहे हैं, आयुष्मान कार्ड को महत्व नहीं देते हैं। अगर ऐसा होता तो आज जाके सारे प्राइवेट अस्पतालों में चेक कीजिए, 25 से 30% मरीज आयुष्मान कार्ड के भर्ती हैं। तो अगर कोई डॉक्टर उसे महत्व ना दे तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान से इलाज हो ही ना पाएगा। संघर्ष करना पड़ता है उसको हॉस्पिटल में, वो बेचारा दर दर भटकता है, नेताओं के फोन कराता है, उसके बाद उसका काम होता है। आप इस पर लेके आइए, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी। आपसे मिलने की कई बार कोशिश करते हैं लोग, आपसे मिल नहीं पाते। मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं जिसके नंबर आपको मिल जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको काम पूरा करेगा, न तो मुझसे मिलवा देंगे। अच्छा, एक बात और, जब बिल आप 1.5 लाख का बना देते हैं और किसी का फोन आता है नेता का तो 50,000 कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या समझा नहीं? फिर से सवाल कीजिए। आप 1.5 लाख का बिल बना देते हैं, जब देखिए बिल एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, 1-1.5 लाख का जब बिल बन जाता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना, जब किसी नेता का फोन आता है तो आप उसको 50,000 तक डिस्काउंट दे देते हैं, क्यों? जी हाँ, दबाव में देना पड़ता है, क्योंकि मालूम होता है उसे दुश्मन लेकर आप धंधा नहीं कर सकते। दबाव नहीं होता है, मतलब आप धंधा एक निश्चित तौर पर दबाव होता है, कई बार हमको नुकसान होता है, इसको लेकर हम दुखी मनाते हैं कि बहुत नुकसान हो जाता है। आप धंधा बोल रहे हो इस बात को, आप पेशा बोलिए डॉक्टर, आप धंधा क्यों बोले? मेरी मजबूरी है, क्योंकि आजकल ऐसा हो चुका है, भगवान ने कहा कि अर्थीकरण हो चुका है। जब जो जिम्मेदारी शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार उसमें यदि काम करने में असफल है और प्राइवेट निजी क्षेत्र में लोग संभालते हैं तो ऐसा ही होगा, मान के चल जाओ। नहीं, 50,000 डिस्काउंट करना मतलब आप
हॉस्पिटल में इतना क्या कमाएगी, 50,000 रुपए डिस्काउंट कर दे रहे हैं। हॉस्पिटल में 10% से ज्यादा का मार्जिन नहीं है, आप जाकर देख लीजिए। 3 करोड़ के धंधे में 25 लाख बच जाए तो हम लोग गंगा नहा लेते जाके। तो वही हम आपको प्रूफ के साथ दे देंगे। चलिए, तो ये डिबेट हो गई है बहुत लंबी। चलिए, ठीक है। व्यवहारिक हो गई है। ये बहस तो चलती रहेगी और निश्चित रूप हाँ? से नहीं, व्यवसाय धंधा खुद बोल रहे हैं। नहीं, इस पे हम अलग चर्चा कर सकते हैं और मैं चर्चा करने को तैयार हूँ, पूरी जवाबी जरूर मिलूंगा मैं आपसे। चलिए, ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक्चुअली सबका अपना अपना अनुभव होता है और कुछ लोगों के खराब अनुभव की लिस्ट में सारे लोग शामिल हो जाते हैं, बस वही बात है। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि वो डॉक्टर साहब का सम्मान करें। तीरंदाज की ओर से एक मोमेंटो उन्हें सम्मान के रूप में दिया जा रहा है। कृपया आप सभी की ताली बजा के उनका सम्मान करें।